बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लें, हमारे लिए उपयोगी रहेगा। आपको पता होगा कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। 1776 में उन्होंने किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस नाम से। इसे वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, इन सब बातों को लेकर अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद रहे हैं। शुरुआती जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, जिसकी बहुत आलोचनाएं हुई। उसके बाद में चूंकि ये दौर वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों का था, जिनमें एडम स्मिथ, वाकर, मिल, जेबी से जैसे अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शामिल थे। चूंकि अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन करता है, इस बात को लेके बहुत आलोचनाएं हुई। तो ऐसे में मानव कल्याण का महत्व देते हुए अर्थशास्त्र की कल्याण प्रधान परिभाषाएं दी गई। देखिए, हम परिभाषाएं याद रहे ना रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक क्रमबद्ध जो बातें हैं अर्थशास्त्र को लेके, किस तरह से विकास हुआ, इन सब बातों का सामान्य जानकारी हमारे पास हो उपयोगी रहती है। कल्याण प्रधान परिभाषाएं देने वाले अर्थशास्त्रियों में मार्शल, पीगू, केनन जैसे प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर मार्शल का ऐसा कहना था, अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन है, वहीं दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, ये मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। प्रोफेसर एसी पीगू ने अर्थशास्त्र के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए, व्यक्त करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सके। लेकिन इन दोनों परिभाषाओं से धन संबंधी और कल्याण संबंधी परिभाषाएं जो हैं, अर्थशास्त्री बाद के अर्थशास्त्री सहमत नहीं हुए, और ख़ास तौर से ब्रिटेन का अर्थशास्त्री हुए हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स। उन्होंने 1932 में एक किताब लिखी थी, रॉबिन्स ने एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में इन परिभाषाओं की आलोचना की, खासतौर से कल्याण प्रधान परिभाषाओं की आलोचना की। और उन्होंने बताया, उन्होंने दुर्लभता को आधार बनाकर अपनी परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह हम सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है मूलभूत आर्थिक समस्याएं, तो उसमें आपने ये जाना है कि चूंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और उनकी संतुष्टि के साधन सीमित और वैकल्पिक उपयोगों वाले हैं, ऐसे में मनुष्य को आवश्यकताओं में चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किन आवश्यकताओं को अतृप्त रहने दिया जाए। बाद में
और भी परिभाषाएं हुई जिनमें प्रोफेसर जे.के. मेहता की आवश्यकता विहीन परिभाषा, वांटलेस जो डेफिनेशंस हैं, उसके बाद में सैमुअलसन, हिग्स, बॉल्डिंग आदि अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं, अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर जो पुराने दृष्टिकोण थे, पुरानी परिभाषाएं थी, उनकी आलोचना करते हुए अपने विचार रखे। इस तरह से चलते चलते अर्थशास्त्र में परिभाषा या विषय वस्तु को लेकर बहुत विवाद हो गया और प्रोफेसर बारबारा वुटन ने तो इन विवादों से तंग आकर यहाँ तक कह दिया कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत होते हैं। मतलब कि उनके बीच में सहमति वाली बात नहीं होती। Whenever six economists are gathered, there are 7 opinion। ये उन्होंने अपने विचार इस तरह से रखे व्यंग के रूप में। खैर, तो इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर, विषय वस्तु को लेकर अर्थशास्त्र में विवाद रहे हैं, लेकिन उन परिभाषाओं में क्या कहा गया है थोड़ा समझ लेना हमारे लिए उपयोगी रहता है। दुर्लभता प्रधान परिभाषा के आधार पर ही आपने मूलभूत आर्थिक समस्याओं का, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है बीए पार्ट फर्स्ट में स्टडी किया है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, इस तरह की बातें आपने वहाँ पढ़ी हैं और उनके समाधान भी निकाले। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करें उससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, अस्तित्व में कैसे आया, तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1933 में प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र इन 2 शब्दों का प्रयोग किया। आर्थिक विश्लेषण की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का सबसे पहले प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, व्यक्तिगत उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की किसी एक समस्या का अध्ययन ना करके समग्र रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। जहाँ अब देखिए दोनों में फ़र्क है, व्यष्टि और समष्टि। आगे मैं बताऊंगा माइक्रो एंड मैक्रो जो शब्द हैं ये दोनों कहाँ से आए और इनके मतलब क्या होते हैं वहाँ की अपनी भाषा में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशिष्ट आर्थिक इकाई से होता है, वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सामान्य या समग्र इकाई से होता है, एग्रीगेट से होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कहा है कि व्यष्टि मॉडल पूर्णतया व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि मॉडल समग्र संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमारा पेपर है, पेपर फर्स्ट, ये कंपलसरी पेपर होता है बीए पार्ट सेकंड में अपने RRBMU में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की
व्यक्तिगत इकाइयों इंडिविजुअल यूनिट्स के उद्देश्यों और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के या व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। अब माइक्रो शब्द जो है, माइक्रो जो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये माइक्रो शब्द आया कहाँ से? ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है, MIKROS। ग्रीक भाषा में ये शब्द है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा, वहाँ से ये बना है। इसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो शब्द ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रो MAKROS से बना है। मैक्रोस ग्रीक में जिसका अर्थ होता है विस्तृत, वृहद या बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे समग्र अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीगेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ये मैक्रो जो वर्ड है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से मिलके बना है। हमारा फोकस रहेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र पर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो क्या है? इस संदर्भ में चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार से संबंधित है, इसलिए इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत विषय वस्तु या स्कोप, इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी सिद्धांतों व नियमों को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को हम इन भागों में बांट सकते हैं, जैसा यहाँ मैंने दर्शाया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अध्ययन सामग्री, सब्जेक्ट मैटर जो है, देखिए हम क्या पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एक तो वस्तु की कीमत का निर्धारण का अध्ययन करते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण। दूसरा, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों का निर्धारण करते हैं, साधन कीमत निर्धारण। और तीसरा जो है आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत इसके अंदर आता है। अब वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण में कौन कौन भाग लेते हैं? एक तो खरीदने वाला, एक बेचने वाला, उपभोक्ता और उत्पादक, दो पक्ष हैं इसके। भाई उत्पादक तो वस्तु की पूर्ति करता है और उपभोक्ता वस्तु की मांग करता है। तो ये तो उपभोक्ता है जो ये मांग पक्ष हुआ, और उत्पादक पूर्ति करता हुआ या पूर्ति पक्ष हुआ। तो मांग पक्ष उपभोक्ता का है, तो इसमें मांग का सिद्धांत या मांग का विश्लेषण करते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन है, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है इसके हम मांग पक्ष इसमें शामिल होता है। और जब हम उत्पादक का अध्ययन करते हैं, चूंकि उत्पादक पूर्ति करता है, तो उत्पादन और लागत का सिद्धांत इसमें शामिल होता है। भाई उत्पादन कैसे किया जाएगा, उत्पादक किस तरह से अपने मुनाफे को अधिकतम करेगा, इस बारे में बात होती है। और लागत का सिद्धांत जो है कॉस्ट है, इसके संदर्भ में बात होती है। उत्पादक का व्यवहार, इसके अंदर वस्तु कीमत निर्धारण दो पक्ष हैं, एक उपभोक्ता का व्यवहार और दूसरा उत्पादक का व्यवहार। तो ये दोनों पक्ष इसमें क्रियाशील होते हैं। तो उत्पादक के व्यवहार और उत्पादन लागत का अध्ययन हम इसमें उत्पादन या उत्पादक के रूप में करते हैं। तो वस्तु कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका। दूसरा साधन कीमत निर्धारण है,
उत्पादन के जो साधन हैं, भाई जिस तरह से वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है, किसी वस्तु की मांग, उसकी पूर्ति, ये दोनों मिलकर उसकी अपनी कीमत को निर्धारित करती हैं, उसी तरह से साधनों की कीमतें भी निर्धारित होती हैं। वस्तुएं और साधन है दो अलग अलग चीज़ें हैं। साधन अपनी सेवा बेचता है, वस्तु प्रत्यक्ष रूप से बिकती है। इन दोनों में भी ये फ़र्क है। अब साधन की कीमत के निर्धारण के रूप तहत हम श्रम की कीमत, जो कि मजदूरी होती है, भाई श्रम की कीमत जो है, लेबर, उसकी मजदूरी या मजदूरी की दर, भूमि के बदले, भाई उत्पादन के साधन कितने हैं, पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जाके हम इनका अध्ययन भी करेंगे विस्तार से। अर्थशास्त्र में जो श्रम के वो उसके उत्पादन के साधन हैं, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, ये होते हैं। श्रम की कीमत या श्रम का प्रतिफल है जो मजदूरी होता है। भूमि के बदले लगान दिया जाता है, भूमि का जो प्रतिफल है, और पूंजी का प्रतिफल ब्याज के रूप में होता है। उद्यमी या साहसी जो साधन है वो लाभ कमाता है। तो साधनों की कीमतें यानी श्रम की मजदूरी, भूमि की लगान, पूंजी पर ब्याज और उद्यमी या साहसी का लाभ किस तरह से निर्धारित होता है, इसके संदर्भ में अध्ययन है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और आर्थिक कल्याण का जो पक्ष है, इसको हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री में बहुत स्पष्ट है। तो सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे मांग पक्ष का, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद में पूर्ति पक्ष का अध्ययन करेंगे, जिसमें उत्पादक का अध्ययन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।